NIOS ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 15 पार्ट 5 रहने वाला है ये। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ठीक है, ये चैप्टर 15 है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, और बेसिकली हम इसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में बात करने वाले हैं। लाइक व्हाट आर दीज हॉटस्पॉट्स। ठीक है, आपने काफ़ी बार मोबाइल में जो आपकी हॉटस्पॉट होती है उसका नाम सुना होगा, बट वो चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हम पढ़ेंगे, समझेंगे क्या चीज़ होती है क्या चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं बिना समय गवाए। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड वन मोर थिंग, योर पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूशन इज़ रियली नेसेसरी फॉर अस। ठीक है, आपका पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए प्लीज़। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। लास्ट क्लास में हमने बायोडाइवर्सिटी काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया था कि क्या होती है बायोडाइवर्सिटी और क्या इसके सिग्निफिकेंस हैं और कैसे इसको कंजर्व कर रखा जा सकता है। नहीं, कंजर्व नहीं देखा था शायद, कॉजेज़ पढ़ लिए थे कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो किन कारणों की वजह से हम बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं खो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। अब देखिए, ये बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है और क्यों नहीं, ये सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। काफ़ी बड़ा जो लेक्चर है मैं बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप डायरेक्टली उसको विज़िट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें बायोडाइवर्सिटी की, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है। बट उससे पहले जो है ना, मैं आपको लास्ट क्लास में एक टॉपिक बच गया था कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कंजर्व करने के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। पहला जो मेथड है वो आपका इन सिटू मेथड है। ठीक है, इन सिटू मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर लाइक, और दूसरा मेथड है एक्स सिटू। एक्स सिटू और इन सिटू दो मेथड हैं। अब मैं आपको दोनों एक एक करके समझा देता हूँ पहले। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इन सिटू मेथड की। इन सिटू में क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर जगह पर लाइक एक पर्टिकुलर जगह पर है, वहाँ पर कुछ भी चीज़ अगर ख़राब हो, लाइक एक पर्टिकुलर लैंड ले लेते हैं अगर हम। ठीक है, अब ये लैंड जो है ना, धीरे धीरे इसकी जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है, और ये कहीं ना कहीं कॉज कर रही है एक तरीके से इनकम का। ठीक है, इनकम का एक कारण है जो डिक्रीज़ हो रही है, इनकम भी, और ये फार्मर को बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली उसको अनस्टेबल बना रही है। ठीक है, एक तरीके से इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रही है। ठीक है, उसकी फाइनेंशियल इकोनॉमिकल जो हेल्थ है ना उसमें। तो कहीं ना कहीं अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए, इसकी जो हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है, ख़राब हो रही है ज़मीन की यानी एक लैंड की, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम इसी पर्टिकुलर जगह पर काफ़ी सारे जो मैथड्स हैं उनको अपना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं सो दैट कि इसकी फर्टिलिटी को रिट्राइव करा जा सके। हम पानी दे सकते हैं, ठीक है, और पोटेशियम दे सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं। तो ये हो गया एक तरीके से इन सिटू मैथड। ठीक है, अगर आप देखिए, अब कहीं भी आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि जो कार्गो शिप्स हैं, काफ़ी सारा जो अपने ऊपर भार बोझ लाद कर समुद्र में ट्रैवल करते हैं सो दैट कि वो एक जगह से दूसरे स्थान तक जो सामान है, गुड्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ आपने ऑयल जो शिप होंगे उनको, उनके बारे में भी सुना होगा। यानी ऑयल जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ट्रैवल करता है। समटाइम्स क्या होता है कि ऑयल के जो जहाज़ होते हैं, यानी पूरे के पूरे जितने भी शिप होते हैं, वो क्या करते हैं, शिप्स सारे के सारे वो जो है ना, मतलब उनमें कहीं ना कहीं टेक्निकली जो ग्लिच आ जाता है, उसकी वजह से वो जो है ना वहाँ पर ऑयल स्प्लिट हो जाता है। जब ऑयल स्प्लिट हो जाता है सरफेस पर, समुद्र के सरफेस पर, तो वो पूरे के पूरे समुद्र को कवर कर लेता है। वहाँ पर काला काला कालामी छाई जो हो जाती है पूरी की पूरी। अब उस काले काले पर जो है ना, आपको तो पता ही है, अगर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वो काली जगह पर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। वेयर एज, क्योंकि जो सफ़ेद कलर है, क्योंकि जो सफ़ेद कलर है वो उसका जो एल्बिडो होता है वो ज़्यादा होता है, मगर यहाँ पर काले कलर का एल्बिडो बिल्कुल भी नहीं होता, यानी रिफ्लेक्शन रेट। ठीक है, चीज़ों को, सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्शन करने की क्षमता काले में नहीं होती। अब वो क्या करेगा कि सूर्य जो वहाँ पर जितना भी काला काला ऑयल होगा वो सारे के सारे सूर्य की जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसके नीचे का जो एनवायरनमेंट होगा वो गर्म होने लग जाएगा, तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ पर रहने
वाले जितने भी जीव जानवर हैं, यानी हम मान सकते हैं मरीन लाइफ जितने भी है, फिशेस वगैरह जितने भी हैं, वो कहीं ना कहीं उनको खाना नहीं मिल पाया, क्योंकि आपने बायोलॉजी में अगर पढ़ा होगा फाइटोप्लैंक्टन्स, कुछ प्रकार की एक प्रकार की एल्गी होती हैं। अब ये क्या करते हैं कि खाना जो है ना वो सन की प्रेजेंस में बनाते हैं। जब सन की लाइट पेनिट्रेट नहीं हो रही है तो खाना नहीं बनेगा। जब खाना नहीं बनेगा तो जो और मरीन लाइफ फिशेस वगैरह हैं वो उनको खा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी जो लाइफ साइकिल है, इकोसिस्टम पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा। अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए भी हम इन सिटू मैथड्स का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ केमिकल्स की सहायता से, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सहायता से हम इस ऑयल जहाँ पर स्प्लिट हुआ है, ऑयल जहाँ पर बिखरा हुआ है, तो उस जगह को कम्प्लीटली ट्रीट कर सकते हैं कुछ केमिकल्स की सहायता से, कुछ यानी जो एक पर्टिकुलर टास्क फोर्स बनाई जाती है उसकी सहायता से भी। तो काफ़ी सारी चीज़ें करी जाती है। तो एक पर्टिकुलर जगह पर वहीं की वहीं किसी चीज़ को ट्रीट करना, सही करना, वो इन सिटू मैथड कहलाता है, ठीक है। अब एक्स सिटू मैथड क्या होता है, देखिए आपको ये भी पता है कि इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। अब आपको तो ये पता होगा कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा इकोसिस्टम्स कहीं ना कहीं हैम्पर होते हैं, ठीक है। अब इकोसिस्टम हैम्पर होते हैं, बायोडाइवर्सिटी भी आज कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है, यानी वो भी खतरे में आ रही है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना एक्सेस अमाउंट में उनको एक्सप्लॉइट करा जा रहा है या फिर एक्सट्रैक्ट करा जा रहा है। अगर हम मान कर चलें तो मिनरल्स एंड अदर जो रिसोर्सेज हैं जो वो क्या कर रहे हैं, धरती में से निकाले, जैसे कि क्रूड ऑयल और कोल, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना एक्सेस अमाउंट में निकाली जा रही हैं। अब इससे क्या होगा, वहाँ की जो जगह है वो बंजर हो जाए, वो खेती लायक तो रहेगी नहीं, ठीक है। मगर वहाँ पर अगर कहीं पर माइनिंग हुई है तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि वहाँ पर देखिए इन सिटू का मेथड है ये भी, माइनिंग वाले एरिया को अगर वहाँ पर मट्टी उसको फिल कर दिया जाए, पूरे के पूरे जो माइनिंग वाला एरिया था उसको फिल कर दिया जाए और उसको काफ़ी सालों तक छोड़ दिया, उसकी जो फर्टिलिटी है वो ड्राइव हो जाएगी, यानी दोबारा से आ जाएगी। मगर एक्स सिटू में क्या होता है, जो इकोसिस्टम, पानी में कुछ इकोसिस्टम होते हैं, क्या होते हैं, पानी में कुछ इकोसिस्टम होते हैं या फिर धरती पे भी कुछ इकोसिस्टम होते हैं। तो उनको रिट्राइव करने के लिए उनकी जगह पर नहीं, उनका पर्टिकुलर एक हैबिटेट नहीं, उनको दूसरी जगह आर्टिफिशियली एक इकोसिस्टम बनाया जाता है और उनको वहाँ पर ट्रीट करा जाता है, सो दैट कि उनकी जो पॉपुलेशन या फिर उनकी जो मात्रा है वो इंक्रीज़ हो सके और फिर उनको दोबारा से उसी हैबिटेट में रख दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए आपको तो पता ही है कि मानकर चलिए एक डॉग है। अब वो एक पर्टिकुलर गंदे से स्थान पर रह रहा है, तो उसका जो स्थान है वो गंदा है, मगर इसको कहीं ना कहीं अच्छे से सर्वाइव करने के लिए यहाँ से क्या होते हैं, जो रेस्क्यू जो टीम होती है वो उठा कर ले जाती है, फिर इसके जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके इंजेक्शन वगैरह लगाती है और फिर क्या होता है, डॉग जो ना अच्छे से खेलने कूदने लग जाता है, फिर उनको जो ना एक उनके ही हैबिटेट में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी सारे प्लांट्स के साथ, काफ़ी सारे जो इन्वेसिव स्पीसीज़ हैं उनके साथ, या फिर काफ़ी सारे जो टाइगर हैं उनके साथ भी। एक चीता की बात करें, अगर हम चीता की बात करें तो चीता को देखिए अभी जो नामीबिया एक कंट्री है साउथ अफ्रीका में, वहाँ से रिलोकेट करा गया है 8 जो चीता हैं हमारे, जो मध्य प्रदेश की एक टाइगर रिजर्व है चीता में, मध्य प्रदेश का एक पार्क है, नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, वहाँ पर उनको रीइंट्रोड्यूस करा गया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर चीता की जो पॉपुलेशन है वो तो पाई नहीं जाती, यानी पाई नहीं मतलब बहुत कम है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को दोबारा से रिट्राइव करने के लिए हमने एक आर्टिफिशियली रीइंट्रोड्यूस करी हैं चीज़ें, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं एक्स सिटू में सारी की सारी, ठीक है। तो मतलब उनका खुद का हैबिटेट नहीं होता, दूसरे हैबिटेट में उनको ट्रीट करा जाता है और उनको ग्रो करा जाता है, ठीक है। ये वाला टॉपिक हम आज कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला बच जाएगा। ये वाला वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है, आप अगर इसे खुद भी पढ़ लेंगे ना, और उसमें कुछ स्ट्रैटेजीज़ लिखी हैं, कुछ कंपोनेंट है, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिएगा। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, लाइक जॉइंट, कहीं ना कहीं जॉइंट से हमें पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर काम करने की बात करी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने बता रखा है एक्स सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, आप ही के बुक का है, ठीक है। जैसे कि जूस, गार्डन्स और जीन बैंक, नर्सरीज, ये सारी क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। अब शेर जो है
शेर कहाँ रहता है, जंगलों में रहता है, मगर उसको जू में रखा जाता है ताकि जंगल में उसको खाने के लिए भी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो शिकार कर पाए ना कर पाए, मगर जू में रखेंगे तो उसको पेट भर खाना तो मिलेगा एटलीस्ट, ठीक है। और जीन बैंक बनाए जाते हैं सो दैट कि अगर कभी भी एक कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ क्या होती हैं कि विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है, तो उनको दोबारा से रिट्राइव करा जा सके, सो दैट कि एक तरीके से एक बैलेंस क्रिएट करा जा सके। तो इसलिए जीन बैंक बनाए जाते हैं। नर्सरी तो आप जानते हैं जहाँ पर जो पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, हमें पौधों को आर्टिफिशियली ग्रो करा जाए, आर्टिफिशियली इन द सेंस कि उनको उनके हैबिटेट में नहीं अलग तरीके से ग्रो करा जाता है, फिर उनको जो है ना बेचा जाता है, फिर उनको एक पर्टिकुलर जगह पर एक उनके नेटिव हैबिटेट में जाकर प्लांटेड कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, उगा दिया जाता है, और वहाँ पर फिर वो बड़े होते हैं। तो ऐसी ही चीज़ें चलती हैं ना, ठीक है, समझ में आपको बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में। अब यहाँ पर मुझे ज़्यादा अब परेशानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी सारी स्पीसीज़ पाई जाती हैं, ठीक है, काफ़ी सारी मतलब एक साथ रहते हैं, मगर यहाँ पर हॉट स्पॉट मतलब एक पर्टिकुलर एक ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तरह की स्पीसीज वैराइटीज़ पाई जाती हैं, तो उस पर्टिकुलर स्थान को बोल देते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, ठीक है। यानी हर एक प्रकार की, चाहे फिर वो एनिमल की हो, चाहे फिर वो किसी एक पर्टिकुलर प्लांट की हो, सबको एक साथ मिलाकर फिर उस पर्टिकुलर रीजन को डिक्लेयर कर दिया जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, ठीक है। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, इसका जो टर्म था वो नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दिया गया था 1988 में, ठीक है। ये एक तरीके से क्रिटिकल इकोसिस्टम होता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करे गए हैं जिनके अनुसार एक पर्टिकुलर रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करा जा सकता है। जैसे कि 1500 स्पीसीज चाहिए वस्कुलर प्लांट्स की, ठीक है, वस्कुलर प्लांट्स की, जो कि वहीं पर एक पर्टिकुलर स्थान पर पाई जाती हो और कहीं भी वर्ल्ड में नहीं, ठीक है। या फिर दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि एट लिस्ट जो 70% जो वहाँ पर पॉपुलेशन होगी किसी भी स्पीसीज की या वेजिटेशन की, तो वो नेटिव होनी चाहिए वहाँ की, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 70% या 1500, ठीक है, ये बात आप समझ में। तो ये दो क्राइटेरिया जो फुलफिल करें एक पर्टिकुलर रीजन, तो उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करा जा सकता है, ठीक है। अब ये जो एक्ट है ना, बायोडाइवर्सिटी द क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड 2016 में, तो इसके अनुसार यहाँ पर अभी तक हमारे वर्ल्ड में 36 रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया में पड़ता है ये, ठीक है। और ये पाइन ओक मेडिकम, ठीक है, आपकी बुक में सही से दे रखा है मेसिडोनियम, ठीक है, या कुछ और नाम भी हो सकता है, मुझे नाम दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। ट्रॉपिकल एंडीज़, ये पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है, ठीक है। और यहाँ पर तो पेरू कंट्री पड़ती है, ठीक है, ये पर्टिकुलर साउथ अमेरिका में ये पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और यहाँ पर तो आपको पता ही अर्जेंटीना और ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ पड़ती हैं, तो यहाँ पर ब्राज़ील में जितने भी जंगल हैं या साउथ अमेरिका में जितने भी जंगल हैं उनको क्या बोला जाता है, लंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, ये हमारे इंडिया में देखिए यहाँ पर वेस्टर्न घाट, हिमालयाज़, ठीक है, और श्रीलंका और हमारे जो अंडमान निकोबार एरियाज़ है ना, वहाँ पर भी पाई जाती हैं, ठीक है। मेडागास्कर, आपने अगर मूवी देखी हो पेंगुइन्स वाली, तो मेडागास्कर यही है, ठीक है। यहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी, इसको भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करा जा चुका है। जापान एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाला एरिया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक में ये जो मानचित्र है, यानी ये जो मैप है दे रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पर हमारे इंडिया में 4 मेजर हॉटस्पॉट रीजन्स हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के। पहला तो हिमालयाज़, जिसमें इंक्लूड होते हैं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये रेंजेस में आते हैं, त्रिपुरा रीजन एंड वेस्ट बंगाल एंड असम, ठीक है। और वेस्टर्न घाट और श्रीलंका में आते हैं वेस्टर्न घाट रीजन, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, ठीक है। अब इंडो बर्मा की बात हो रही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बर्मा तो आपको पता ही है, ये इंडो बर्मा वाला रीजन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। चलिए, तो इंडो बर्मा में कौन कौन से रीजन आते हैं, मणिपुर, स्टेट्स ऑफ मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। यहाँ पर अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड भी आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अराकन योमा एक
लाइक पर्वत श्रृंखला जो इस तरीके से एक्सटेंड होती है पूरी की पूरी, ठीक है। अब आपने अगर मैप सीरीज़ देखी है तो आपको पता होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी तो आपको डेफिनेटली नहीं पता होगा। सुंडरलैंड, सुंडरलैंड भी हमारे जो हैं जो आइलैंड कंट्री हैं जैसे कि निकोबार आइलैंड, ठीक है, या निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जितने भी हैं उनको भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब इस चीज़ को कंजर्व करने के लिए, इस चीज़ को बचाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जिसमें से जैसे कि सर्वे करा जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा भंडार लगाया जाता है, स्पीसीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि कौन सी स्पीसीज़ कौन सी नहीं है, उनका क्लासिफिकेशन करा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उनको वैलिडेट करा जाता है कि वेदर इट इज़ फाउंड इन दिस एरिया और नॉट, और उनकी थ्रेट असेसमेंट करा जाता है कि आखिर ये जो स्पीसीज़ है ये कहीं ना कहीं थ्रेट के अंडर तो नहीं है, कहीं ना कहीं विलुप्त हो तो होने नहीं वाली है ये, चाहे वो फ्लोरा की हो या फिर फाउना की हो, ठीक है। बायोस्फीयर्स डिज़ाइन करी जाती हैं उन्हीं के हिसाब से, पर्टिकुलर स्पीसीज़ के हिसाब से, ताकि उनको फलने फूलने में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नेशनल पार्क्स डिज़ाइन करे गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिज़ाइन करी गई हैं और कम्युनिटी रिजर्व्स, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है ना तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। असेसमेंट, फॉरेस्ट का असेसमेंट करा जाता है कि कहीं फॉरेस्ट घट तो नहीं रहा है, ठीक है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीसीज़ की बात आती है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंडिविजुअल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट। जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में इसको चलाया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1922 में चलाया गया था। अब सिग्निफिकेंसेस क्या है, क्यों चलाया गया था, ये तो पता है क्यों चलाया गया था, मगर सिग्निफिकेंसेस क्या है, आपकी क्या रेट है, वो चीज़ आपके सिलेबस से बाहर है तो उसे नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स-2 मेथड्स को बहुत ज़्यादा काम में लेकर आया जाता है ताकि चीज़ों को आसानी से ग्रो कराया जा सके, आसानी से फिर उन्हें उनके नेटिव स्थान पर पहुँचाया जा सके, ठीक है। जैसे कि कैप्टिव ब्रीडिंग, जूज़, बोटैनिकल गार्डन्स, एक्वेरियम्स और जीन बैंक्स, ये कुछ मेथड्स हैं एक्स-2 कंजर्वेशंस के, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर एक एक्ट है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट वॉज इनैक्टेड इन 2002, ठीक है। अब इसका एम क्या था, ताकि ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सके हमारी कंट्री में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन चीज़ों को कैसे बचा सकते हैं, नेशनल पार्क क्रिएट कर कर, ठीक है, नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये जो नेशनल पार्क है ना, देखिए अगर एक पर्टिकुलर स्टेट है वो डिक्लेयर कर देता है एक पर्टिकुलर स्थान को, इस वाले स्थान को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया, तो वो स्टेट नेशनल पार्क का दर्जा हटा नहीं सकता। उसके लिए अगर परमिशन चाहिए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वही परमिशन देगी। अगर कुछ भी फेरबदल करना है तो स्टेट डिक्लेयर तो कर सकते हैं नेशनल पार्क वाला एरिया, मगर उसको हटा नहीं सकते, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं ताकि 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 जो एक वायबल पॉपुलेशन है ना उसको मेंटेन करा जा सके एक डिज़ायरेबल हैबिटाट में, ठीक है। हैबिटेट मतलब एक डिज़ायरेबल एनवायरनमेंट में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को इनैक्ट करा गया सो दैट कि पोचिंग वगैरह को क्या नाम है बंद करा जा सके, या फिर किसी एक जो एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीसीज है उनकी हत्या को बंद करा जा सके, ठीक है। या शिकारी, आपको पता है कि पहले के ज़माने में हिस्टोरिकल टाइम में शेरों का शिकार करा जाता था, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं बंद करने के लिए, उन सारी और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वेटलैंड्स, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसको इनैक्ट करा जाता है। इनमें जितने भी जानवर वगैरह रहते हैं, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन्स हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम सारी की सारी स्पीसीज़ इसके स्पीसीज़ के बारे में जान सकें और उनके बारे में पढ़ सकें, इसीलिए बोटेनिकल गार्डन्स जो हैं वो क्रिएट करे जाते हैं। अब बोटेनिकल गार्डन में जो है आप जो है ना जाकर किसी भी स्पीसीज़ के बारे में पर्टिकुलरली पढ़ सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स क्रिएट करे जा सकते हैं, डियर पार्क, सफारी पार्क्स, एक्वेरियम और प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे जो भी इंडिविजुअल जो प्रोजेक्ट हैं वो चलाए जा सकें, सो दैट कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सके, ठीक है। अब ये रामसर वेटलैंड क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एक ऐसी साइट, एक ऐसा रीजन जहाँ पर ऑलवेज
पानी भरा रहे, मॉइस्चर से वो एकदम फुलफिल रहे, उस एरिया को वेटलैंड बोलते हैं। वेट से पता चल गया आपको गीला, और लैंड से मतलब स्थान, गीला स्थान, ठीक है। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं जगहें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी काम आती हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ पर एक पर्टिकुलर जो प्रजाति पलती है उसको भी कहीं ना कहीं बचाने के काम आती हैं, ठीक है। अब रामसर जो है एक सिटी है ईरान में, ठीक है। यहाँ पर ईरान में एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई थी टू कंजर्व वेटलैंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन 1971। तो इसीलिए रामसर कन्वेंशन बोलते हैं, या फिर रामसर वेटलैंड कन्वेंशन बोल देते हैं इसको। इसमें क्या होता है, द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड थ्रू लोकल नेशनल एक्शंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में है, ठीक है। यानी एक तरीके से सस्टेनेबल, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं सस्टेनेबल को हिंदी में, एक तरीके से सारी चीज़ें एक तरीके से बैलेंस तरीके से हो सकें, ठीक है। ना तो किसी को नुकसान हो, ना किसी को फ़ायदा हो, ना किसी को ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। तो इसी सारी चीज़ें, इन्हीं सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं हमारे अपने ध्यान में रखने के बाद सारी चीज़ें जो क्रिएट करी जाती हैं, बनाई जाती हैं, सरकार के द्वारा मेजर्स लिए जाते हैं। अब रामसर कन्वेंशन कहीं ना कहीं कल्चरल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड जो रिक्रिएशनल वैल्यूज़ हैं उनको बचाने के लिए ये कन्वेंशन साइन हुई थी, ठीक है। और जितने भी चीज़ें हैं ना उनको सस्टेनेबल तरीके से देखने के लिए और सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करने के लिए भी, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो रामसर कन्वेंशन, ये पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी है, कवर हो चुकी है। अब बच रहा है आपका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। मुझे लगता है वो आप अगर खुद भी पढ़ लोगे ना तो भी हो जाएगा, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। बट मैं फिर भी अलग से ले आऊँगा एक वीडियो, सो दैट कि आपको मोटा मोटा समझा दिया जाए, ठीक है। छोटी सी वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है, इसी की रहेगी। अब यहाँ पर आपके पास एक वर्क है जो मैं आपको देने वाला हूँ आज। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हमारे पास नेशनल पार्क कितने हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। डेटा आपकी बुक में काफ़ी सारा दिया हुआ है, मैं डेटा से कोई मतलब नहीं रखता हूँ, डेटा हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि अभी हाल फिलहाल में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस समय पर आपकी कंट्री में, यानी हमारी कंट्री में इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं, ठीक है। और कितने या फिर आप अगर बाहर आउट ऑफ द कंट्री देख रहे हैं तब भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है, अगर आप भाषा समझ सकते हैं तो, ठीक है। तो कितने नेशनल पार्क्स हैं, और कितने यहाँ पर वेटलैंड्स हैं, कितने यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, यहाँ पर कितनी बर्ड सेंचुरीज़ हैं, ठीक है। और क्या हो गया, और कुछ बचा है क्या, नहीं। और आप मुझे थोड़ा सा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना 1972 की, उसके बारे में कुछ बताइएगा, ठीक है, क्या है वो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और आपको ज़रूर से करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बट अगर आपकी फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ठीक है। या फिर डेडिकेटेड पेज बना रखा है, यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ भी जुड़ सकते हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पर उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, सो दैट कि आपका जो प्रॉब्लम पूछने का तरीका थोड़ा सा आसान किया जा सके, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, यहाँ पर आप इजीली PDF पा सकते हैं वीडियो की, और नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाती है यहाँ पर अपलोड होने से पहले ही, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।